हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेकोथेरेप्यूटिक का सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन और इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें पहला क्या दिए गए, बहुत सारे, ठीक है ना। तो सेकंड के अंदर बहुत सारे ABCD करके हैं और ए वाला आज फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है ये देखेंगे, और हाइपरटेंशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो वीडियो को अगर आपको समझना है, पूरा अच्छे से समझना है, तो आप लास्ट तक का देखना मत भूलें। बीच में आप स्किप कर जाओगे, आपको फिर कुछ नहीं समझ में आने वाला है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैं पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा जैसे ये टॉपिक पढ़ा करके होगा, और इसी वीडियो में ही सॉल्व करवाऊंगा। तो इसलिए स्किप मत करना, नहीं टाइम है तो बाद में देखो, चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में जब फुर्सत में देख लेना, बट स्किप करके मत देखना, ठीक है। और इसके नोट्स भी मैं बाद में प्रोवाइड करने वाला हूँ, हर एक चीज इसको बताने वाला हूँ। यहाँ से देखो, अगर आपने पहला चैप्टर नहीं पढ़ के गए हो कोई बात नहीं है, पहला चैप्टर चलता है उतना, ये इंट्रोडक्शन था। पहले चैप्टर से उतना क्वेश्चन पूछा नहीं है, एक क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, कभी कभी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पूछा गया था, बट यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसीलिए मैं बार फिर अगेन एक बार बोल रहा हूँ आपको कि स्किप करके मत देखना, वरना फिर नहीं समझेगा और फिर आपको क्या होगा, सारे डाउट रह जाएंगे। चलिए बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं, और हमारा टॉपिक जैसा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, देखो कार्डियो, इसमें दो वर्ड है, एक है कार्डियो, एक है वास्कुलर, ठीक है ना। तो कार्डियो मीन्स होता है, इतना याद रखो, हार्ट। क्या होता है? हार्ट होता है। कार्डियो मीन्स होता है हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, उसको बोलते हैं। और वास्कुलर मीन्स होता है ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स, ध्यान से समझना इसको। तो मतलब एक ऐसा सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हार्ट भी रहेगा, और हार्ट से जितने भी जुड़े हुए ब्लड वेसल्स है, देखो यहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, सर रहते, ये डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, फैले रहते हैं, ब्रांचेस इसके पाई जाती है। तो ये ब्लड वेसल्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसके बाद सीधे हाइपरटेंशन पे आएंगे, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच इंक्लूड द स्टडी, देखो अब किसकी स्टडी की बात कर रहा है, हार्ट की स्टडी के बाद, और ब्लड वेसल्स के बाद बात करेगा, और ब्लड के बारे में, ठीक है। दिस सिस्टम समटाइम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्या है, चूंकि ये सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में, जो ब्लड होता है, न्यूट्रिशन होता है, इन सबको पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, इसलिए इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। बिकॉज इट सर्कुलेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इसेंशियल मॉलिक्यूल फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द सेल, ठीक है ना। देखो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, तो इन सब के बारे में बता रहा है कि इन्वायरमेंट से टू द सेल, हर एक बॉडी के जितने भी सेल हैं, और हर एक सेल तक का पहुंचाने का काम, और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है फिर इसको बाहर करने का काम ये करता है, ठीक है। दोनों काम करता है, एज सेल टू द इन्वायरमेंट। भाई यहाँ पे सेल में यूज हो गया, मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो गया है, अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकलेगा, बाहर आएगा, तो इसको बाहर करने का काम करेगा, जो फिर हमारे नोज के थ्रू बाहर हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, हमको पूरा यहाँ पे ये एसएपी नहीं पढ़ना है, हमें सीधे थोड़ा सा बेस क्लियर करके आगे बढ़ जाना है, सीधे टॉपिक पे आना है। अब यहाँ पे क्या है, इट इज अ इनवॉलंटरी इन नेचर, ये इनवॉलंटरी होता है। हमारी इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दो वर्ड होते हैं, दो यहाँ पे शब्द होते हैं, दोनों का मीनिंग क्या है, देखो एक होता है वॉलंटरी। तो वॉलंटरी ऐसे मूवमेंट होते हैं, ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमारी कैसे होते हैं, मतलब हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप हाथ मूव कर रहे हो, अपने हैंड को मूव कर रहे हो, अपने नेक को मूव कर रहे हो, अपनी गर्दन को हिला रहे हो, पैर को हिला रहे हो, ठीक है ना, तो ये हमारा वॉलंटरी है। और इनवॉलंटरी जो हमारी मर्जी के हिसाब से ना चले, जैसे अब हार्ट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना, हार्ट का जो हार्ट बीट है, हार्ट का पंपिंग है, ठीक है ना, सर्कुलेशन, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये इनवॉलंटरी होता है, जो हमारी मर्जी से ना हो, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी नेचर एंड गिव कंटिन्यूअस वर्क। और ये लगातार, जब से हमारा जब से क्या होता है, एक बेबी बन का फॉर्मेशन होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है मदर के अंदर, और जैसे ही हार्ट बन के तैयार होता है, और तब से लेकर के लास्ट तक का, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करता है, लगातार कंटिन्यू काम करता रहता है, ठीक है ना। द हार्ट प्रोपेलिंग और इम्पेलिंग ब्लड अराउंड। अब ये कितना, लगभग किस स्पीड से और ये ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, तो कितना दिया है, 1 2 3 4 5 1 लाख किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब अगर हम पूरा
ब्रांचेज़ और हर एक चीज़ को, छोटे-बड़े हर चीज़ को कर लें, काउंट करें तो ये इतना किलोमीटर डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है ना? एट पम्प्स लगभग कितना है 14,000 लीटर ब्लड इन अ डे, एक डे के अंदर इतना। और अगर हम इसको ईयर में कन्वर्ट करें तो 10 मिलियन। समझ रहे हो कितना एक छोटा-सा ऑर्गन है हमारा, हमारा हार्ट, तो जो जिसका काम कितना है ऑलरेडी उसके ऊपर इतना बर्डन है कि वो 14,000 लीटर, ठीक है ना? 14,000 लीटर वो पर डे पंप करता है, ठीक है ना? अब आप सोचेंगे कि सर हमारी बॉडी में तो 5 से 6 लीटर होता है ब्लड। हाँ, ठीक है, यही 5 टू 6 चीज़ बार-बार, बार-बार, अगेन एंड अगेन, अगेन, अगेन वो क्या करता है? इसको पंपिंग करने का काम करता है। तो भाई हार्ट पे ज़्यादा बर्डन देने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट को पंप करने दीजिए, वहाँ पे आपको दिल लगी नहीं करनी है किसी के साथ ज़्यादा, वरना हार्ट ब्रेक होगा, हार्ट फेल होगा और डिज़ीज़ होगी, ठीक है ना? तो ये सब नहीं होने देना है, ठीक? चलो आगे आते हैं और सीधे टॉपिक पे। अब हमारा देखो कार्डियोवास्कुलर एजेंट, ये भी थोड़ा देख करके रखो। ये अभी नेक्स्ट टॉपिक वैसे हम देखेंगे तो हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा, हाइपरटेंशन से स्टार्ट होगा। बट चलिए थोड़ा-सा बेस क्लियर करते हैं। कार्डियोवास्कुलर एजेंट क्या होते हैं? एजेंट बोले तो ड्रग, ठीक है ना? अब हमको यहाँ पे ड्रग के बारे में पढ़ना है, ठीक है? ड्रग के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर एजेंट हैव द एबिलिटी टू अल्टर द फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब मान लो किसी भी वजह से हमारा हार्ट फेल हो गया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना? तो अब क्या करना है उसके बारे में बता रहा है कि ये इनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि ये फंक्शन जो सही चल रहा था या जो एबनॉर्मल हो चुका है, दोनों तरीके से इसको सोचो। अगर वो करेक्ट था तो उसको इनकरेक्ट, या फिर इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट करने का काम करता है, ठीक है ना? इस तरीके से। तो अल्टर मीन्स होता है चेंज करना, एबिलिटी। ये ड्रग है भाई, ड्रग की बात कर रहा है और ड्रग हमारे हार्ट के फंक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है ना? अब फिर ये बता रहा है कि द एक्शन में बी ऑन हार्ट। ये जो होगा, जो एक्शन होगा ड्रग का, और ड्रग कहाँ किस पे काम करेगा? जाकर के हमारे हार्ट पे काम करेगा। और अदर पार्ट्स, देखो अदर पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे आर्टरी, वेन, इन सब की बात कर रहा है, तो ध्यान से समझना इसको, ठीक है ना? ड्रग आपने दिया तो ड्रग एक ही जगह पे नहीं रहेगा, वो हार्ट पे काम करेगा और हार्ट के अलावा जो दूसरे पार्ट्स हैं उस पे जाकर के वो काम करता है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ ड्रग हैं कार्डियोवास्कुलर के अंदर, अगर आपसे पूछे तो, और यहाँ पे कुछ ग्रुप का मैंने नाम लिख दिया, जैसे एंटी एरिथमिया। एंटी एरिथमिया में यूज होना है जैसे क्विनिटीन, प्रोकेनामाइड, प्रोपेनॉल, फेनिटोइन, ये हो गया, ठीक है ना? और एंटी हाइपरटेंसिव में प्रोपेनॉल, कैटोप्रिल, रेमिप्रिल, रेसरपाइन, ये सब हो गया। एंटी एंजाइनल में आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट और अमाइल नाइट्रेट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर आता है डिजिटेलिस। ऐसे लिपिड लोवरिंग में एटोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, लिवास्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, बहुत सारे आते हैं। इसको एंटी एंजाइनल को बोलते हैं वैसोडाइलेटर। कभी वैसोडाइलेटर का एग्जांपल पूछेगा तो ये बता देना, ठीक है ना? वैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना। ये देखो यहाँ पे आएगा एंटी एंजाइनल आएगा, ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट होगा वो यहाँ से हाइपरटेंशन से स्टार्ट होगा। तो ये आपने पढ़ लिया, ठीक है ना? अब देखो जैसे कि मैंने कहा था कि पेपर तो मैं बताऊंगा ही कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये राइट साइड वाले पेपर को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा जूम कर लेना अपने स्क्रीन को जूम करोगे तो पढ़ समझ में आएगा। Write the etiopathogenesis, pharmacological action and non-pharmacological management of hypertension। हाइपरटेंशन के बारे में उसका इटियोपैथोजेनेसिस बताना है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना है और नॉन फार्माकोलॉजिकल, ये अभी बताऊंगा, हर एक टॉपिक आने वाला है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, और ये कब पूछा गया? जनवरी 24 का पेपर है, जैन लास्ट ईयर का पेपर है, 2024 कर्नाटका बोर्ड का ये पेपर है। सेम कर्नाटका बोर्ड का एक और पेपर है, ये इस साल का है, जनवरी 2025 का, इसी साल ये पेपर आया था। और अगेन यहाँ पे पूछा गया है, किसका पूछा गया है? यहाँ पे देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंड क्लासीफाई हाइपरटेंशन एंड एक्सप्लेन द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेम। तो हाइपरटेंशन, फिर उसको डिफाइन करो, उसको क्लासीफाई करो, फिर अगेन ये सारी चीजें लिखो। तो देखा आपने, 2024 में भी पूछा गया, 2025 में भी पूछा गया। अब ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ेंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप किसी दूसरे बोर्ड के हो, अगर मान लीजिए आप हमारा वीडियो देख रहे और आप दूसरे बोर्ड के हो, आप महाराष्ट्र बोर्ड के हो, आप कर्नाटका बोर्ड, आप यूपी बोर्ड के हो, या उत्तराखंड बोर्ड के हो, आप किसी भी बोर्ड के हो, गुजरात बोर्ड के हो, तो आप ना, आपके पास अगर कोई पेपर होगा तो आप मुझे शेयर कर सकते हो 875653
4094। आप इस पे शेयर करेंगे और बोलेंगे कि सर आप इस जो भी पेपर रहेगा आप उसको डिस्कस करवा दीजिए, उसको भी सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं करवा दूँगा, ठीक है ना? चलिए टॉपिक पे आते हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। अब देखो हाइपरटेंशन क्या होता है, क्वेश्चन भी मैंने सब कुछ लिख के रखा है। व्हाट इज हाइपरटेंशन, गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये सब वो सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो हाइपरटेंशन का देख लो, सबसे पहले क्या दिया गया है। हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ग्रेटर देन द 140 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर ग्रेटर देन द 90। देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, रेंज आपको पता होगा ब्लड प्रेशर का रेंज कितना होता है, 120 होता है, ठीक है ना, और ये 80 होता है। अच्छा 120 ये क्या है, ये हमारा हार्ट है ना। तो हार्ट है, अब इसको छोटा सा समझो, इसे हार्ट है तो हार्ट पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब ये सिकुड़ेगा। तो ये सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा ब्लड यहाँ से बाहर निकलता है, ऐसे समझो, सिकुड़ेगा भाई। तो अब सिकुड़ रहा है तो यहाँ का सारा ब्लड यहाँ से निकल रहा है, और ब्लड ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना, और ज्यादा क्रिएट करेगा तो ये 120 होगा, ठीक है ना, 120 होगा। इसी को बोलते हैं सिस्टोलिक, ठीक है ना, सिस्टोलिक याद रखना। सिस्टोलिक में ऐसे याद रखना, सिस्टोलिक में सिकुड़ना, ठीक है ना, सिस्टोलिक सिकुड़ना, ऐसे याद रखो। और फिर ये क्या है, तो वही बोल रहा है कि अगर ब्लड प्रेशर कितना 120 होता है और 80 होता है, ये तो आपको पता है। अब बोला कि ये बढ़ जाए 120 से बढ़ करके 140 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, ये उसकी बात कर रहा है। फिर दूसरा क्या, चलो एक बार सिकुड़ गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, दोबारा ये फिर से रिलैक्स तो होगा, दोबारा सारा ब्लड यहाँ के चला गया, तो अब क्या होगा, फिर से दोबारा अपनी शेप में आएगा। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, समझ लो कि सिकुड़ करके इतना छोटा हो गया था, ठीक है ना। तो अब फिर से दोबारा इसको बड़ा बनाना है, फिर ये दोबारा रिलैक्स होगा, ठीक है ना, दोबारा ये रिलैक्स होगा। समझ में आई बात, पहले सिकुड़ गया तो सारा ब्लड यहाँ का निकल गया, छोटा हो गया थोड़ा सा, फिर ये दोबारा रिलैक्स हो रहा है तो फिर साइज बढ़ेगी, तो उस टाइम पे प्रेशर नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने साइज अभी फिल कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आई बात, ये बात। तो कितना होगा, अगर नॉर्मल हो रहा है, वो दोबारा अपनी शेप में आ रहा है, तो उस टाइम पे कोई प्रेशर नहीं लगाता है। तो क्या करना है, ये उस टाइम पे ये ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर है वो मेजर कर लो, क्योंकि उस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लग रहा, तो उस नॉर्मल प्रेशर कितना है, 80 है। इसी को डायस्टोलिक बोलते हैं। डायस्टोलिक मतलब याद रखना कि क्या होना, डायलेट होना, रिलैक्स होना उस केस में, ठीक है। बाकी थोड़ा और आपको चाहिए तो एचएपी से वहां से समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से यहाँ पे लिखा गया, दूसरा डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन ये हो गया, दूसरा डेफिनेशन ये कर लो, ये थोड़ा और इजी है। क्या दिया गया, हाइपरटेंशन रिफर्स टू द इन विच द प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल्स इज हायर देन द नॉर्मल। ब्लड प्रेशर क्या बोला है कि ये नॉर्मल से हाई हो जाना, उसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। समझ में आई बात। नॉर्मल कितना आपको बताया मैंने, 120 और 80 होता है, इससे हाई हो जाना इसी को बोलते हैं हाइपरटेंशन। अब 1 मार्क का सवाल आता है कभी कभी कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर मैं बताता हूँ। देखो ब्लड प्रेशर, ये एक आपको क्या दिख रही है, एक आर्टरी दिख रही है ना, आर्टरी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। अब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो ब्लड के पार्टिकल इसके जो अंदर की वॉल है, अंदर की लाइनिंग आपको दिख रही ना, अंदर की लाइनिंग पे कोई ना कोई प्रेशर तो लगाते होंगे, कोई ना कोई धक्का देते होगा, इसको पुश करता होगा। आप खुद ही सोचो, आप कहीं ट्रेन में, कहीं बस में ट्रेवलिंग करते हो तो एक दूसरे को धक्का देते हो, बस की दीवार पे धक्का देते हो, बस के दरवाजे पे धक्का देते हो, है ना, मतलब बहुत गर्दी रहती है। तो उसी केस में यहाँ पर भी ब्लड प्रेशर क्या है, द फोर्स मतलब द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी की जो अंदर के लाइन में कितना धक्का दे रहा है, इसको ऐसा डायग्राम समझ लो ऐसा इसको बना दिया ताकि अब समझ में आएगा। यहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा है, ये समझ में आई बात, ब्लड इधर से इधर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत जो धक्का इधर पुश कर रहा है, ठीक है ना, इसके दीवार पे अंदर की साइड पे कितना प्रेशर लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। तो नॉर्मल केस में बता दिया 120/80 होता है, हाई के केस में कितना होगा, 140 होता है और 90 से ज्यादा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक का हम लोगों ने डेफिनेशन समझ लिया। अब यहाँ पे क्या है, इटियोपैथोजेनेसिस। चलो भाई देखते हैं इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन और याद कर लो, इसे एक डेफिनेशन ये दिया है कि एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट क्या होंगे, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए,
तो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट आर हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कभी ये पूछ ले कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ के आए ये वाले, देखो ये एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है ना, ये यहाँ पर डेफिनेशन है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, ऐसे ड्रग जो हाइपरटेंशन में यूज होंगे उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। अब हाइपरटेंशन भी दो तरीके का होता है, देखो कौन कौन से, एक प्राइमरी या एसेंशियल हाइपरटेंशन और एक है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दो तरीके का है, ठीक है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। एकदम ध्यान से समझो, आराम से सब समझेगा, कोई घाई नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहा गया इसके अंदर, अब प्राइमरी वाला जो है, इट्स एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन, इस क्यों होता है नहीं पता चला है, बट देयर इज अ जनरली नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या होगा भाई, ब्लड वेसल्स क्या हो गई, नैरो हो गई, यहाँ पे पतली हो गई, ठीक है ना, तो नैरो हो गई ब्लड वेसल्स, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे नैरो कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये इस रीजन में देखो ब्लड वेसल्स नैरो हो गई है, ठीक है ना, तो नैरो हो गई तो प्रेशर होगा, क्योंकि ब्लड इधर से आएगा इधर फ्लो नहीं हो पाएगा, एक साइड से दूसरे साइड में जाने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। बट क्या है, इसलिए इसको नैरोइंग बोला गया है। इट मे बी बिनाइन हाइपरटेंशन और मैलिग्नेंट, देखो ये थोड़ा सा बोला गया रहम दिल होता है, थोड़ा कम, मतलब इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, बिनाइन भी हो सकता है और मैलिग्नेंट मतलब तो डेंजर भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है अगर ऐसा केस हुआ तो, ठीक है। ये आपको प्राइमरी समझ में आएगा, इसका कॉज नहीं पता है और ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं, समटाइम्स से बिनाइन होता है और समटाइम्स मैलिग्नेंट भी हो जाता है, दोनों हो सकते हैं। सेकेंडरी की बात करते हैं यहाँ पे, और सेकेंडरी का क्या होगा ध्यान से समझो, इट्स कॉज पता होता है, पहले वाले का नहीं पता था, यहाँ पे पता है, ठीक है। इट मे बी कॉज ड्यू टू द सेकेंडरी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे अगर कोई बीमारी है उसकी वजह से होगा, जैसे मान लो कोई किडनी डिजीज है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, या फिर टॉक्सीमिया, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, ज्यादातर ये केस होती है, तो उसको बोलते हैं टॉक्सीमिया, ठीक है ना, ये उसकी बात कर रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, मैं इसको मीनिंग भी बता दे रहा हूँ आपको। देखो टॉक्सेमिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीक्लेम्पसिया, प्रीक्लैम क्लैम्पसिया, प्रीक्लैम्पसिया के नाम से इसको जानते हैं। और ये होता क्या है, देखो बेटा, ये जब लगभग 20 मतलब जो 20 वीक रहते हैं प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे ये होता है। और ये ज़्यादातर क्या होते हैं इसमें, साइन क्या देखने को मिलते हैं, ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं, जो ऑर्गन रहता है ना वो डैमेज होने लगते हैं। सिम्टम्स कैसे आप पहचानोगे, तो इसमें बीपी तो हाई रहेगा, और जो यूरिन रहता है, यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन आ जाएगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ जाता है ना, तो वो हो जाता है, ठीक है ना, यूरिन में क्या होगा, प्रोटीन आ जाएगा। इसके अलावा फेस वगैरह, हैंड क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, कुछ सिम्टम्स मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप सुनते जाओ। और इसके बाद में ये ब्लर विजन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम कॉजेज की बात करें, क्यों होता है ये कॉजेज, थोड़ा यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो कॉजेज इसको समझ लो, कॉजेज क्यों होता है। अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है तो हो जाएगा, फर्स्ट प्रेगनेंसी पे थोड़ा सा एक चांस ये है, या बहुत सारे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ठीक है ना, मल्टीपल या जिसमें 2 बच्चे या 3 बच्चे हो सकते हैं। उसके अलावा और कुछ ब्लड प्रेशर ऑलरेडी केस रहता है, तो इस केस में हो सकता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर से एक बार से देख लो। टॉक्सीमिया मीन्स क्या होता है, इसको प्री क्लैम्पसिया बोलते हैं। और ये ले जब प्रेगनेंसी होती है और 20 मतलब 20वीं जो वीक होता है उसमें जब चलते रहते हैं, या उसके बाद आसपास में, तो ये होता है, इसमें ऑर्गन डैमेज हो जाता है और यूरिन में प्रोटीन आने लगता है। और कॉजेज इसकी बात करेंगे तो क्या होता है, या तो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो या मल्टीपल, 2 से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा 2-3 बच्चे रहते हैं, तो उसके केस में होता है, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की बात। इटियोपैथोजेनेसिस होता है रीजन, क्या कारण है कि बीपी हाई होता है, ठीक है। इटियोलॉजी आप प्राइमरी, अब प्राइमरी वाले का पता ही नहीं है, पहले इसने बोल दिया है, तो उसके बारे में ज़्यादा स्टडी भी नहीं करना है। सेकेंडरी वाले के पता है तो उसके बारे में लिखेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कैन बी कॉज ड्यू टू द, अब रीनल डिजीज, जैसे कि यहाँ पे आया था ना रीनल डिसऑर्डर, वही बात कर रहा है, रीनल डिजीज। ये रीनल डिजीज मतलब क्या, क्रोनिक डिफ्यूजन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, जो हमारा ग्लोमेरुलस होता है किडनी के अंदर, उसमें पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, किडनी में सूजन हो जाना, उसकी वजह से होता है ना, और ये ग्लोमेरुलस में सूजन हो जाना। और पॉलीसिस्टिक, अब इसमें क्या होता है, सिस्ट बन जाते हैं, ठीक है ना, जो हमारा ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेडर,
उसके अंदर भी तो सिस्ट मतलब गांठ बन जाता है, ठीक है ना। किडनी में भी यहाँ पे बन जाएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है। किडनी की बात की है तो किडनी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एंडोक्राइन, जैसे कसिंग सिंड्रोम एक डिजीज है, इसकी वजह से होता है। फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, वो जब खराब होने लगती है, उसमें प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। और प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, एल्डोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है ना। वास्कुलर लेजन, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होगा, घाव हो जाएंगे, उंड हो जाएगा, जख्मी हो जाएगा। उसकी बात करें, जैसे रीनल आर्टरी डिजीज हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा। तो ये अदर केसेस में ओबेसिटी, थायराइड प्रॉब्लम, स्ट्रेस, अल्कोहल लेने से, हाई सॉल्ट लेने से, फैटी डाइट लेने से, ठीक है ना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ज़्यादा काम ना करने से, तो ये भी हो सकता है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, क्या क्या मैनिफेस्टेशन होंगे, कैसे। तो आप देखो, सीवियर हेडेक होगा, बहुत ज़्यादा सर दर्द रहता है, ऐसे लोगों को थकान होता है और देखने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में पेन होता है, नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग होने लगती है, इरेगुलर हार्ट रेट हो जाएगा, एंग्जाइटी, नर्वसनेस फील होगा उसको, स्वेटिंग रहेगा, फेशियल में फ्लैशिंग आ जाएगा और वोमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ हम लोगों ने देखे यहाँ पे। उसके बाद में नॉन फार्माकोलॉजिकल, अभी तक का देखो बेटा, ये क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिए, इटियोपैथोजेनेसिस, इटियोपैथोजेनेसिस में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक टॉपिक पढ़े और नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़े। अब नॉन फार्माकोलॉजी देखो, जैसे कि यहाँ पे वर्ड ही आ रहा है नॉन, मतलब विदाउट, फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग, याद रख लो। विदाउट ड्रग आपको क्या क्या, आप कैसे केयर कर सकते हो खुद को, तो आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लो, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल सबसे अच्छी ट्रीटमेंट इसी को बोलते हैं, कि आप अपनी आदतों को, आपके हैबिट को, आपके जो भी है उसको आप सुधारो, उसको चेंज करो और अच्छी आप डाइट लो, ठीक है ना। अडॉप्ट डैश ईटिंग प्लान डैश का डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करो। रिड्यूस करो इनटेक, सोडियम कम से कम लेना, क्योंकि सोडियम की वजह से ही बीपी हाई हो जाता है। सोडियम ज़्यादा लेंगे तो बीपी, ये क्या काम करता है, अगर आप ज़्यादा सोडियम लेंगे तो बीपी हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर एक्सरसाइज आपको करना है, रिड्यूस करना है, वेट को कम से कम करना है और रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप यूज़ कर रहे हो, स्मोकिंग करें तो स्मोकिंग को कम कर दो, स्ट्रेस को मैनेज करो, योगा मेडिटेशन करो और रिड्यूस एक्सपोजर टू द एयर पोल्यूशन में नहीं जाओ, कोल्ड टेम्परेचर में कम से कम जाओ। बहुत ईजी टॉपिक था। अब आते हैं फार्माकोलॉजिकल, मतलब इसमें हमने जो पढ़ा, यहाँ पे कहीं भी दवाई की बात, किसी भी मेडिसिन की बात नहीं की है। अब यहाँ पे दवा की बात करेगा, ठीक है ना। तो फार्माकोलॉजिकल मतलब, फार्माकोलॉजिकल यहाँ पे सबसे पहले इसका मीनिंग लिखा गया, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन विद ड्रग। यहाँ पे ड्रग यूज कर सकते हो, जैसे कौन कौन से ड्रग आप यूज कर सकते हो, आप डायूरेटिक यूज कर सकते हो। डायूरेटिक का जो एग्जांपल दिया गया बेटा, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायरिडोन, फिरोसामाइड, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ड्रग होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन आपने किडनी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ये नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना। तो सोडियम अगर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, यहाँ वापस आ जाता है, ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना। वैसे जब डायूरेटिक वाला जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझा दूंगा आपको। तो सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा अगर वापस आ गया तो दिक्कत हो जाती है, फिर बीपी हाई हो जाता है। इसीलिए सोडियम इधर नहीं आना चाहिए, इसी के अंदर रहना चाहिए। ट्यूब जो बनाया हमने यहाँ पे ये ऐसे रहता है, ट्यूब रहता है, तो सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, सोडियम ऐसे बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सोडियम बाहर जाएगा तो इसको, इसके साथ में वाटर भी जाता है, याद रखो। सोडियम को ऑलवेज वाटर फॉलो करता है, हमेशा जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ वाटर जाता है। तो अगर सोडियम यही वापस बॉडी के अंदर आ गया तो वाटर भी वापस आ जाता है, तो यूरिन नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए सोडियम को बाहर निकालो, यूरिन भी बाहर जाएगा, तो इस तरीके से क्या होगा, बीपी हमारा लो होता है, ठीक है। ब्लड बीटा ब्लॉकर, ये बीटा है, बी लिखा हुआ है, अल्फा बीटा होता है ना वो। बीटा ब्लॉकर क्या दिया है, द ड्रग यूज, ये क्या करेंगे, द ड्रग रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स कॉजिंग, क्या होगा, द हार्ट रेट टू बीट स्लोली विद लेस फोर्सेस। बीटा ब्लॉकर में जितने भी लॉल वाले ड्रग आते हैं बेटा, वो आएंगे यहाँ पे, क्या आएंगे, लॉल वाले, जैसे प्रोप्रेनलॉल, एडिनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ये सारे चीजें आते हैं, ठीक है ना। फिर ये अल्फा ब्लॉकर है, ये क्या है, ए लिखा है अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर का एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए।
पराजोसिन, टेराजोसिन, फेंटोलामाइन ये सब आते हैं, ठीक है ना। पराजोसिन, टेराजोसिन भी आता है इसमें, ये सब आते हैं पराजोसिन, टेराजोसिन और फेंटोलामाइन, ये इसके अंदर आते हैं फेंटोलामाइन, ठीक है ना। ये हो गया। फिर कैल्शियम चैनल यहाँ पे +2 ऊपर लगता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको +2 यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। ऐसा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, द ड्रग ब्लॉक्स द मूवमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम इनटू द सेल कॉजिंग वैसोडायलेशन एंड डिक्रीज द हार्ट रेट। ये क्या करेगा द ड्रग ब्लॉक, देखो बेटा, जितने ज़्यादा कैल्शियम मूव करेगा, जितने ज़्यादा कैल्शियम मूव करता है उतने ज़्यादा बीपी। अब कहाँ की बात करता है, सेल ब्लॉक द मूवमेंट ऑफ मूवमेंट, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर से सेल के अंदर की ओर। मान लो ये सेल है, कोई बॉडी का पार्ट्स है, कोई सेल है, तो अगर कैल्शियम यहाँ से यहाँ आएगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए कैल्शियम को ब्लॉक करो, ठीक है ना, कैल्शियम को ब्लॉक करना है। तो ये आप देख रहे हो सबका यहाँ पे ब्लॉकर ही आ रहा है, बीटा ब्लॉकर आ रहे हैं, अल्फा ब्लॉकर आ रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने बहुत सारे निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, ये डिपिन वाले जितने भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही होते। तो कभी आपसे पूछे राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में एक आता है ACE इनहिबिटर्स। ये ACE इनहिबिटर्स क्या होता है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बना करके रखा है, तो उसको भी आप देख लेना। क्या दिया है देखो, इसमें क्या होता है, ACE वैसे ही एक एंजाइम होता है, इतना सिर्फ। ACE का फुल फॉर्म होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या, एंजियोटेंसिन, ANGIO, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है ना। तो उसके बारे में बता रहा कि ये एंजाइम की वजह से क्या होता है, बीपी अपना हाई होता है, तो इसी एंजाइम को रोकना होता है, ठीक है ना। कौन रोकेगा, जैसे कैप्टोप्रिल रोकेगा, रामिप्रिल रोकेगा, इनालप्रिल रोकेगा, लिसिनोप्रिल रोकेगा, ठीक है, लिसिनोप्रिल, ठीक है ना। ये सारे जितने प्रिल वाले आते हैं सब रोकते हैं। देखो एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ, द ड्रग इनहिबिट द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड रिड्यूस द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन ये बनता है, फॉर्मेशन होता है इसका। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लेना, ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझेगा तो फिर मैं आगे समझा दूंगा, ठीक है, इसका मैकेनिज्म। वैसे कोलॉजी में इसको एक्सप्लेन करने वाला, जब फार्माकोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, ठीक है ना, वहाँ पे आएगा। वाइसोडायलेटर भी आप यूज कर सकते हो बेटा। वाइसोडायलेटर में जैसे कि अभी आपको बताया था, क्या बताया था, याद आ रहा है। वाइसोडायलेटर मैंने कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा हूँ, एंटी एंजाइना के केस में आपको लिखा हूँ वाइसोडायलेटर आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे वाइसोडायलेटर, आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट, ग्लिसरीन, ये सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। वाइसोडायलेटर वही होते हैं, मतलब कि मान लो किसी भी वजह से हमारा बीपी हाई हो गया है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारा ब्लड है, तो और पंप करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको डायलेट करो और चौड़ा करो, लो इतना चौड़ा कर दिया, तो ये डायलेट हो गया ना, डायलेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से ब्लड इधर से फ्लो होगा। तो वही कहा, दिस मेडिकेशन डायरेक्टली एक्ट ऑन द मसल्स ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियल वॉल एंड प्रिवेंट द मसल्स फ्रॉम द टाइटनेस, मसल्स को टाइट होने से बचाता है, एंड आर्टरीज फ्रॉम द नैरोइंग, आर्टरी को नैरो होने से बचाता है, वो चौड़ा करता है, कहने का मतलब ये है। तो आपको यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखना है, हाइड्रोलाजीन, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, आइसोसल्फाइड डाइनाइट्राइड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अब आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद में हमारा लेक्चर हो जाएगा एंड। आज हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया है फार्मेकोथेरेप्यूटिक का, जिसमें कार्डियोवास्कुलर का हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद में कार्डियोवास्कुलर एजेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ये सारे मतलब जो भी ड्रग हार्ट के ट्रीटमेंट में, हार्ट प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट में यूज होंगे, उन सब को कहते हैं, किसी एक ड्रग को नहीं बोलते। तो ये सारे के ग्रुप जो हैं, एंटी एरिथमिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, कार्डियक, ग्लाइकोसाइड, लिपिड लोवरिंग, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन वाला भी है, वो भी आएगा, बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। फिर हम लोगों ने पेपर बताया कि इस पेपर से ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो ये पेपर भी हमने देखा। और उसके बाद में हाइपरटेंशन को आपको बताया, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर क्यों होता है और कैसे होता है, ये इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा।
और उसके बाद में उसका रेंज भी देखे। उसके बाद में हमने एंटी हाइपरटेंसिव का डेफिनेशन पढ़ा, एंटी हाइपरटेंसिव जो भी हाइपरटेंशन में यूज़ होगा। और उसके बाद में टाइप ऑफ हाइपरटेंशन देख लिया, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वाले का कॉज हमको पता नहीं होता है, सेकेंडरी वाले का पता होता है, तो सेकेंडरी वाले को ही हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हर एक के बारे में यहाँ पे हम लोगों ने देखा, और उसके बाद में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे। बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो अगर आप इतना लिखोगे तो आपका टाइम कट जाएगा, बहुत जल्दी गुजर जाएगा, और आपका क्या होगा, एग्जाम में लिखने में बोलोगे सर टाइम कम पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी हम लोगों ने देखा, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखे, जो कि यही हमारी डिमांड थी। जो सिलेबस में बोला गया था वो यही बोला गया था कि डेफिनेशन लिखना है, इटियोपैथोजेनेसिस लिखना है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिखना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लिखना है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएं। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है। ये चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके जाओगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, और ये आप लोगों ने यहाँ तक का पहुँचाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। बाकी अगर इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स हमारे जैसे कि मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑलवेज, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन करोगे आप, और वसीम फार्मा स्टडी सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा ना, वसीम फार्मा स्टडी सेम इसी के नाम से है। या फिर अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे नाम पे, हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। नंबर है 8756534094, ठीक है ना। अब अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस होने वाला है, तो देखना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को क्या करो, प्रेस कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, उसका नोटिफिकेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।